कुछ मौजू और टॉपिक ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि वो मुझे चुनते हैं कि मुझ पर बात की जाए। नहीं, आज से 20 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेक्चर सुनने गया। उस लेक्चर का टॉपिक था मज़हब और मॉडर्न साइंस। बहुत ही अच्छा लेक्चर था और मेरा ख़्याल है कि उन ऑडियंस के अंदर मैं वाहिद कम तरीन उम्र का जो शख्स होगा वो वहाँ पर था। सेशन के बाद जो है क्वेश्चन आंसर के टाइम दिया गया, तो उसमें मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्यों मज़ाहिब के अंदर हमेशा दिल का जिक्र किया गया, जबकि साइंस कह रही है कि जितनी लॉजिकल थिंकिंग है, सोच है, वो दिमाग कर रहा है। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका एक सवाल होता है जिसके आपके पास कुछ जवाब होते हैं, फिर उसके बाद एक वक्त आता है जिसके अंदर आप मैच्योर हो रहे होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं, जिसमें आप नॉलेज लेते हैं। मैं दुनिया में घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उसमें मजहबी लोग भी हैं, मदरसे के लोग हैं, उसमें यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने वाले, मज़हब पढ़ाने वाले लोग भी हैं, एथिस्ट भी हैं, उनकी ओपिनियन ऐड होती जा रही होती है। फिर एक वक्त आता है, एक सिचुएशन आती है कि ऐसे लगता है कि अब ये टाइमलाइन मुकम्मल हो चुकी है और ये सवाल, ये सिचुएशन मुझे ख़ुद कह रही है कि इस पे बोला जाए। अच्छा, ये जो इसका प्रेजेंटर था उसने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा ये तशबीह दी जा रही होती है कि ये आपकी रूह है, आपका जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में बात की जा रही होती है। इसका मतलब ख़ास ये नहीं होता कि आपके दिल के अंदर ही आप याददाश्त रख रहे हैं, बल्कि ये बताना होता है कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो रूह है, उसको आपने साफ़ करना है और उसी के बारे में बात की जा रही होती है। अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस देखते हैं तो उनकी जो लेटेस्ट वीडियो है वो भी इसी टॉपिक पे है और वो भी यही कहते हैं कि हर ज़बान के एक अपने बताने का अंदाज़ होता है, तशबीह देने का, समझाने का अंदाज़ होता है। जिस तरह इंग्लिश के अंदर कहते हैं कि द सन इज़ राइजिंग, इसका ये मतलब नहीं होता कि सूरज जो है ऊपर निकल के जा रहा है कहीं। यही मतलब होता है कि दुनिया जो है वो सूरज की तरफ घूम रही है और ये वक्त आ गया है जिसमें अब सूरज नज़र आ सकता है। इसी तरह उर्दू में है, इसी तरह अरबी में है, बताने का तरीका होता है हर ज़बान का। और यहाँ पे मुराद जो है, दिल से मुराद आपकी रूह है और आपकी पूरी एक बॉडी है। और खाली ये कहना नहीं है मकसद कि आपकी जो सोच है, आपकी याददाश्त जो है आपके दिल में। अरे, इसी टॉपिक पे बात करते हैं मज़हब से, साइकोलॉजी से और मॉडर्न साइंस से। मॉडर्न साइंस के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आई हैं जिसकी वजह से आज ये इस टाइमलाइन के अंदर मुझे लगता है कि ये अब कंप्लीट हो गई है जिस पे बोला जाया जा सके। अच्छा, पहले जो साइकोलॉजी है उसके अंदर बड़ी आसान सी अप्रोच है। वो कहते हैं कि इंसान के जितने फ़ैसले हैं वो 90% जज्बात की बेस पे होते हैं। वो फ़ैसले कर चुका होता है और जो उसकी मंतक होती है वो बाद में सोची जाती है, वो सिर्फ 10% होती है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है। यानी इंसान जो है अपनी जितनी डिसीजंस हैं वो 90% अपनी फीलिंग्स, इमोशंस की बेस पे ले चुका होता है। उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी है, उसे कहते हैं ड्यूअल प्रोसेसिंग थ्योरी, और वो कहता है कि जो जज्बात हैं वो इंसान का दिल देख रहा होता है और जितनी भी लॉजिकल थिंकिंग है वो दिमाग कर रहा है। दूसरी साइड पे इनकी जो थ्योरी है जिसको कहते हैं सोमैटिक मार्कर थ्योरी, इसका मतलब होता है कि इंसान का जो दिल और दिमाग है वो आपस में टू वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। यानी कि एक अपनी याददाश्त, अपनी न्यूज़ और उसके अलावा अपने सिग्नल या अपने डिसीजन जो है दूसरे को दे रहा होता है और ये टू वे कम्युनिकेशन हो रही होती है। इसी की बेस पर बाद में वो कहते हैं तीसरे नंबर पे कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो आपके आईक्यू से डिफरेंस होती है। जो आईक्यू होता है वो डिफरेंट होता है आपके ईक्यू से। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो आपकी सेल्फ़ कंट्रोल की बेस पे होती है, मोटिवेशन की बेस पर होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी की बेस पर होती है और आपकी फीलिंग्स की बेस पर होती है, और ये आपकी इंटेलिजेंस जो ब्रेन की है, आईक्यू है, उस पर हावी होती है। अच्छा, इसके बाद जो साइकोलॉजी है वो किसी हद तक अपने आप को मुकम्मल कर लेती है। अब आते हैं मेडिकल साइंस के ऊपर कि क्या इम्प्रूवमेंट आई है। पहले समझें कि पिछले सालों से, सदियों से यही कहते आए हैं मेडिकल साइंस में कि जो दिल होता है वो एक पंपिंग डिवाइस है। अब अगर आप सोचें कि हर दिन इस पंपिंग डिवाइस ने कोई 2000 गैलन खून को ट्रांसफ़र करना है। इसका काम यही है कि ये पूरे ऑर्गन्स के अंदर खून और ऑक्सीजन को लेके जाए, साफ़ करेगा और दोबारा से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहे। यही हमेशा मेडिकल साइंस में समझाया गया। अगर आप ये समझें कि 2000 गैलन कितना होता है, इसको अगर आप एक दिन के अंदर लगाएं तो आपने कोई 8 से 10 बड़े स्विमिंग पूल भरने हैं। फासले को नापें कि कितना लंबे डिस्टेंस के अंदर दिल ने काम करना है। यानी जितनी भी आपकी रगें हैं, आर्टरीज़ हैं, आपकी वेन्स हैं, इनको अगर आप तरतीब में लगा लें, यानी अल्लाह ताला की आप कुदरत देखें, इसको तरतीब में लगा लें तो ये कोई 1 लाख किलोमीटर से लंबा डिस्टेंस बनता है। और इस दिल ने, छोटे से दिल ने, इस खून को प्रोवाइड भी करना है, प्रेशर भी मेंटेन रखना है, फ़्लो भी मेंटेन रखना है, और उसके अलावा इसको उन छोटी तमाम रगों में भी पहुंचाना है। यानी कि खाली जो फ़्लो है वो एक डिफ़ाइंड पाइप की तरह नहीं है, उसके अंदर कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ बहुत ही बारीक हैं,
लेकिन इसने ऑर्गन्स को डैमेज किए बगैर खून प्रोवाइड करना है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसने ज़्यादा यानी कि खून भी प्रोवाइड करना है, ऑक्सीजन भी देनी है। और इसमें बहुत सारे फिनोमेना है जिसमें दिमाग अपने आप को सुकेड़ रहा है, रगें सुकेड़ी हैं, ताकि आप जो है अपने ऑर्गन्स को डैमेज ना करें। और कुछ वेन्स जो हैं वो ओपन हो रही हैं ताकि दिल जो है वो बड़ा हो रहा है, ताकि आपका जो प्रेशर की वजह से डैमेज ना हो। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये तकरीबन 1 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है जो इसने हर एक धड़कन पे कवर करना है। अब अगर आपको लगता है कि खाली ये वाहिद तरीका था करने का, तो अल्लाह ताला के और भी बहुत सारी ऐसी दुनिया के अंदर क्रिएशंस हैं और जो दिल के बगैर हैं। जिस तरह दरख्त हैं, दरख्त 400-500 मीटर तक भी बड़े होते हैं, नीचे जड़ें होती हैं, वहाँ से वो पानी लेती हैं, ऊपर तक पत्तों तक पहुँचता है, उसमें कोई ऐसा दिल वाली डिवाइस नहीं होती और ये कैपिलरी एक्शन से बहुत ऊपर तक जा रहा होता है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने पाइप है जिसके अंदर पानी को फूकना है, तो आप 2 या 3 मीटर तक ऊपर जाएंगे, उसके बाद आपकी ताकत नहीं होगी इसको ऊपर लेके जाने की। यानी कि किस तरह दरख्त जो है वो सप्लाई को ज़मीन से पत्तों तक लेके जा रहा है। इसका मतलब है कि पॉसिबल है, कुछ चीज़ें यानी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हैवानों के अंदर, इंसानों के अंदर दिल जो है वो सप्लाई कर रहा है। अच्छा, इस पूरी स्टोरी के अंदर तब्दीली कहाँ पर आती है? स्टोरी के अंदर जो पहली तब्दीली आती है वो 1991 से लेकर 2004 के दरमियान है, जिसके अंदर एक न्यूरो साइंटिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उसका नाम है जे एंड्रयू। वो अपना आर्टिकल पब्लिश करता है जिसके अंदर कहता है कि जो दिमाग है वो सिग्नल देता है दिमाग को। ये इनिशियल स्टेज पे रिसर्च होती है। उसके बाद अगले मिशिगन के बहुत सारे प्रोफेसर हैं, वो रिसर्च करते हैं कि जो दिल है उसके अपने कोई 4000 न्यूरॉन्स हैं। इसका मतलब है कि दिल अपनी यादाश्त रख सकता है, अपनी मेमोरी सेव कर सकता है, अपने ख्यालात और इमोशंस को कहीं जमा कर सकता है। उसे दिमाग की ज़रूरत नहीं है सिर्फ अपनी यादाश्त या फीलिंग रखने के लिए। वो ख़ुद इट्सेल्फ भी अपनी कोई ना कोई मेमोरी रख सकता है। फिर उसके बाद और ज़्यादा इस पर रिसर्च की गई, जिसके अंदर मिशिगन के प्रोफेसर हैं, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के अंदर है, जिसके अंदर बताया गया कि जो दिल है वो 90% ज़्यादा सिग्नल भेजता है दिमाग की तरफ बनिस्बत दिमाग दिल को बता रहा हो। यानी दिल दिमाग को बताई जा रहा है कि क्या करना है और क्या हो रहा है, जबकि नॉर्मली ये उल्टा होना चाहिए, दिमाग अपने सिग्नल दे के आपने धड़कना है नहीं धड़कना। लेकिन उन्होंने नोट किया कि कोई ऐसी इमोशनल बात होती है या कोई एक्शन होता है, दिल दिमाग के कहने से 1 सेकंड पहले ही अपनी बीट चेंज कर चुका होता है। इसका मतलब है कि जो धड़कन है, जो फीलिंग है, वो दिमाग के सिग्नल देने से पहले दिल ने महसूस कर ली है, सोच लिया है और डिसीजन ले चुका है। इसके बाद में इस पर और रिसर्च होती है जो 2001 में पब्लिश होती है एनर्जेटिक हार्ट के नाम से, जिसके अंदर कहते हैं कि इंसान के दिल की धड़कन की जो रिदम होती है वो बेस करती है कि इंसान का दिमाग किस तरह परफॉर्म करेगा। यानी कि इसकी अगर सिंक्रोनाइजेशन है, रिदम अच्छी है, तो दिमाग अपनी परफॉर्मेंस को 2 टाइम बढ़ा सकता है। जब ये यहाँ तक रिसर्च हुई तो इसका मतलब है कि दिल का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद जो सबसे बड़ी इसके अंदर प्रोग्रेस आई वो 2019 के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसने बताया कि हर ऑर्गन अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। अगर मेरी आपने ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लें। वो कहता है कि हर ऑर्गन जो है वेव्स एमिट कर रहा होता है। लेकिन 2019 के जो आर्टिकल है ये बताता है कि इन तमाम ऑर्गन्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है वो दिल है, वो दिमाग नहीं है। सबसे पहले दिल आता है, फिर दिमाग है, फिर आँखें, फिर बाकी ऑर्गन्स है। यानी होना तो ये चाहिए कि आपका दिमाग सबसे ज़्यादा इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, दिल कर रहा होता है। ये जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी है जिसके अंदर मैग्नेटो कार्डियोलॉजी के नाम से एक चैप्टर है जिसके अंदर ये मेंशन किया है। और उसने कहा कि ये जो रेजोनेंस है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये 100 टाइम तक ज़्यादा हैं आपके बाकी ऑर्गन्स की निस्बत। यानी इतनी ज़्यादा हैं कि दूर से महसूस की जा सकती हैं। अब यहाँ तक ये पता चल गया कि दिल जो है उसकी अपनी एक यादाश्त, अपनी मेमोरी है। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं दिल जो है दिमाग को खुद सिग्नल्स भी दे रहा है, दिल जो है अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी रख रहा है। इसका मतलब है कि वो चीज़ों को महसूस भी कर सकता है, अपने सिग्नल जो हैं वो किसी और चीज़ तक दे भी सकता है या दुनिया के साथ मर्ज कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जो इसके अंदर जो आखिरी चैप्टर था, जब मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन कब कंप्लीट होती है, पिछले दिनों में कुछ दोस्तों से मिला, ये मेडिकल साइंस में काम करते हैं तो और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो उनसे मैंने पूछा कि कोई ये एथिस्ट हैं ज़्यादातर और यूनिवर्सिटी टाइम के दोस्त हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि अभी मैं जानता हूँ आप लोग मज़हब पे यकीन नहीं रखते, लेकिन ऐसी भी कोई चीज़ है जो आपको हैरान करती हो, ख़ास तौर पे दिल के बारे में। उसने कहा हमें एक चीज़ जो बड़ी हैरान करती है दिल के बारे में, जिस पे अभी सर्च हो रही है, बहुत सारा काम हो रहा है,
वो ये है कि जब हम एक डोनर हार्ट को, किसी का दिल होता है मर गया या ऐसा कुछ हो गया, तो उसके दिल को जब किसी और शख्स को देते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, हमने देखा है कि जो जिस शख्स में ट्रांसफ़र किया गया है उसकी आदत, उसकी फ़ितरत, उसके जज्बात, यहाँ तक के ख़यालात तक कोई भी कुछ ट्रांसफ़र हो गए, जो हमारे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इस तरह की फीलिंग्स हैं उसको दिमाग के बगैर एक ऑर्गन कैसे लेके जा रहा है। 2000 से 2003 के दरमियान में डॉक्टर पॉल है, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट है, उसने आर्टिकल पब्लिश किया कि एक 8 साला बच्ची है जिसके अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, और जो दूसरी बच्ची है जिसका हार्ट निकाला गया वो उसको मर्डर कर दिया गया। तो उसके बाद जब ये हार्ट दूसरी लड़की में, जिसे पेशेंट में लगाया गया, उसने ख्वाब में देखा कि मैंने अपनी जो मर्डरर है जिसने मुझे मारा है उसके बारे में उसका ख्वाब देखा और उसके बारे में उसको पुलिस को बताया। तो उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन हुई और उन्होंने उस शख्स को ढूंढ लिया। ये पहली रिसर्च थी कि इसका मतलब है कि जो मेमोरी है वो दिल से ट्रांसफ़र हो गई। इसी के बाद में बहुत सारी और थ्योरीज़ हैं, डॉक्टर गैरी की हैं, जिन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जिसमें बताया गया कि जो दिल है उसकी अपनी एक यादाश्त है। उन्होंने जो डोनर बंदा था उसकी म्यूज़िक सुनने की चॉइस, उसके खाना खाने की चॉइस, और यहाँ तक कि उसकी जो फीलिंग जो दूसरे लोगों के साथ है उनको भी तब्दील कर दिया। तो ये स्टिल थ्योरी है, बहुत सारी इस पे प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन ये सिर्फ देखना कि इतने अरसों बाद, इतनी सदियों के बाद ये बताना कि इंसान का दिल जो है वो अपनी एक सोच रख सकता है, अपनी एक याददाश्त रख सकता है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि दिल अल्लाह की तरफ से आपको अमानत है, इसको साफ़ रखें, मज़बूत रखें और उम्मीद रखें। अगर आप किसी चीज़ को समझ नहीं भी पाते, सदियां लग सकती हैं, दुनिया जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें बना दी हैं, जितने काम हो रहे हैं, उसका मेरा नहीं ख्याल कि आप 1% भी समझ पाते हों। शायद हो सकता है ये ज़िंदगी, ये दुनिया में हम कभी भी ना समझ पाएँ। और जो क्रिएटर है, अल्लाह ताला है, जो खालिक हैं, उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना रखे हैं जिसको समझने के लिए हमें शायद सदियां लग जाएं।